मुझे चाहिए था आर्मी हॉस्पिटल, बिकॉज यहाँ पे भी एक चैलेंज लेना था, चाहे उसमें मेल डोमिनेंस हो, जो भी हो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। और इस वजह से काफ़ी फीमेल्स जो हैं, डॉक्टर्स जो मेरी फ्रेंड्स होती थी, कलीग्स, वो परेशान भी होती थी। मेडिकल प्रोफेशन हर समय इतना अच्छा और इतना इंजॉयबल भी नहीं होता। इसके कुछ कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी आपको समझने चाहिए, जो कि थोड़े गड़बड़ कह सकते हैं, या कुछ जिनके बारे में आपको पहले सतर्क रहना चाहिए। ये हर किसी को सुनना पड़ता है, 99% जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको सुनना पड़ता है। एज अ प्लास्टिक सर्जन यू कैन अर्न अप्रॉक्सीमेटली। हाय, एग्जाम्स आपके सर पे हैं, मुझे पता है, पर ये 20 से 25 मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी चेंज कर सकती है। मैं हूं डॉक्टर मेघा शर्मा, कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, जिसका कोई भी फैमिली में डॉक्टर नहीं है, पर फिर भी एक ऐसा मुकाम मैंने अचीव किया कि मैं डॉक्टर बनी। और अभी इस सिचुएशन में मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एक महीने में अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख तक अर्न कर सकती हूँ। अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो आप 5 to 8 लाख पर मंथ कमा सकते हैं, और उसके साथ में आप सेवा भी कर सकते हैं। पर इस सब को अचीव करने के लिए कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मेरी लाइफ की जर्नी। मेरा जन्म हुआ एक शहर पटियाला में, जो कि पंजाब में है। मेरी बैकग्राउंड बहुत ही मिडिल क्लास रही। मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, और मेरे मदर हाउसवाइफ। घर में एक बड़ा ब्रदर जो कि मुझे थोड़ा एजुकेशन के बारे में गाइड करता था। जब मैंने फर्स्ट टाइम मेडिकल और नॉन मेडिकल के बीच में चूज करने का सोचा, तब मुझे ये समझ में भी नहीं आया था कि मुझे लेना क्या चाहिए। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैथ्स जो है वो मेरे से नहीं हो सकता, कैलकुलेशंस नहीं हो सकती। आई ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी। मुझे नहीं पता था कि भगवान मुझे एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और उसके लिए पहले से ही नींव रख दी गई है। जब मैंने मेडिकल फील्ड चूज किया, तो उसमें पीएमटी का एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उस समय पीएमटी होता था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2006, जो कि बाद में नीट से रिप्लेस हो गया है। जब मैंने पीएमटी एग्जाम दिया, तो पहले एग्जाम अटेम्प्ट में मेरे 2 एग्जाम्स हुए पीएमटी के, और 3 बार रिजल्ट्स आए। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था, और हुआ इसलिए था क्योंकि एग्जाम पेपर्स लीक हो गए थे। जब ये एग्जाम पेपर लीक हुए, तो जब मेरा फर्स्ट रैंक था, मुझे समझ में आया कि मुझे काफ़ी अच्छी सीट मिल सकती थी। तो मैं काफ़ी उम्मीद में थी, आई वॉज वेरी पॉजिटिव, और मेरी रैंक जो है वो 300 थी स्टेट लेवल पे। पर जैसे ही सेकंड रिजल्ट आया, जो कि बिना किसी एग्जाम के था, तो मेरा रिजल्ट जो है वो गिर गया, और मेरा रैंक जो है वो पहुंच गया 900। 900 के हिसाब से मुझे पता था मुझे कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट मेरा एग्जाम दोबारा से हुआ, क्योंकि वो लास्ट जो एग्जाम था और 2 रिजल्ट्स थे वो स्क्रैप कर दिए गए। इस बार जो एग्जाम हुआ उसमें मेरा रिजल्ट आया था 1200। तो मेरी उम्मीद बिल्कुल ही खत्म कि इस रिजल्ट पे, 1200 के रिजल्ट पे, स्टेट रैंक पे मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता। गवर्नमेंट छोड़िए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कुछ नहीं मिल सकते मुझे। तो उस दिन मुझे अभी भी याद है कि मैं और मेरे मदर, हम दोनों छत पे लेटे हुए थे, गर्मियों का दिन था, और मैंने अपने मदर से बोला कि मुझे एक और अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे मदर उस समय मुझे बोले कि 1 साल है, अच्छे से अटेम्प्ट दे सकती है तो दे ले, दुनिया क्या बोलती है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फोकस करना चाहिए अपनी तैयारी की तरफ। और यही मैंने किया। नेक्स्ट 2006 में मैंने जब पीएमटी एग्जाम दिया, तो आई गॉट 60 रैंक ऑन द स्टेट लेवल और अराउंड 2000 रैंक ऑल इंडिया लेवल। और मुझे ये पता था कि अब मेरे पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, मैं कहीं भी जा सकती थी इंडिया में पीएमटी करने के लिए। पर मुझे मेरे ब्रदर ने बोला, ये एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। एमबीबीएस अकेली एक जर्नी नहीं है, इसके बाद में आगे भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो अपनी एनर्जी कंजर्व करो और ऐसी जगह पे जाओ जहाँ तुम्हें कंफर्टेबल हो। यही मैंने चूज़ किया। मैंने एक मेडिकल कॉलेज चूज़ किया जो कि मेरे घर से, जो कि पटियाला से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर था, विच इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। वहाँ मैंने एडमिशन ली और वहाँ 5.5 ईयर्स में एमबीबीएस कंप्लीट की। ये एमबीबीएस की जर्नी बहुत ही बहुत ही इंथुजियाज्म और रोमांचक थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ, बट हाँ, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था इसमें। एमबीबीएस की जर्नी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम डायसेक्शन हॉल में जाते हैं, डी हॉल जिसको हम बोलते हैं, जहाँ डेड बॉडीज़ होती हैं और हम डायसेक्शन सीखते हैं, एनाटॉमी सीखते हैं उन पे,
तो उन डाइसेक्शन हॉल्स में एक रूल होता है कि जब भी आप उसको एंटर करेंगे तो आप उन बॉडीज़ के साथ में रिस्पेक्टफुली बिहेव करेंगे। तो वहाँ कुछ भी ऐसी शरारतें या कुछ भी ऐसा अजीब-सी हरकतें करना या जिसे बोलते हैं कि बच्चों की तरह शरारतें या वो नहीं कर सकते। क्योंकि आपके टीचर्स आप में इतनी सेंसिटिविटी भर देते हैं कि आप समझते हैं कि किसी ने शायद अपने शरीर को त्याग कर आपको एक दान में दिया है कि आप उस पे सीख सको। तो ये ह्यूमिलिटी जो है ये आपको उसी दिन से एमबीबीएस स्टूडेंट में आ जाती है, दैट इज़ इन फर्स्ट ईयर। उसके बाद में एमबीबीएस में पोस्टिंग्स लगती रहती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पढ़ाई होती रहती है। ज़्यादातर जो है रैगिंग की जो सिचुएशन है वो मेरे साथ में नहीं हुई, क्योंकि मैं एक लोकलाइट थी, तो मैं उस तरह की सिचुएशन में नहीं फँसी या कह लीजिए लकीली मेरे साथ में ऐसे कोई सीनियर्स भी नहीं थे जिन्होंने मुझे परेशान किया हो। पर अगर इन केस ऐसा कभी हो कि रैगिंग की सिचुएशन हो रही है, यू शुड टॉक टू योर कॉलेज मैनेजमेंट एंड योर पेरेंट्स, फैमिली, ताकि आप इस सिचुएशन से बच सकें। हमारे टाइम में जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 2006 जॉइनिंग एमबीबीएस, तो उस समय क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इंटरनेट नहीं होता था और हम ज़्यादा रिलाय करते थे अपने आसपास के लोगों पे, हमारे टीचर्स पे और बुक्स पे, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, ओवर इंफॉर्मेशन नहीं थी। आजकल मैंने देखा है कि जो बच्चे आ रहे हैं, जो एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, पीएमटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचने में लग जाते हैं और वो इतने ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं कि शायद वो अपने ही एक डायरेक्शन से बहुत जल्दी भटक जाते हैं। उसने ऐसा किया, मैं ये कर लूँगा, उसने इंटरनेट पे ये डाल दिया है, तो मैं इसको फ़ॉलो कर लूँगा। तो इन सब सिचुएशंस की वजह से वो खुद को नहीं समझ पाते कि उनको बेसिकली किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ जूनियर्स आते हैं पूछने के लिए कि मैम आप कितने घंटे पढ़ते थे? अब मेरे लिए 1 दिन में 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है और वो उस समय भी थी। तो मैंने कभी भी अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसके बाद सेकंड रूल जो मेरा था कि मैंने कभी भी उस समय नहीं पढ़ना जब मेरा दिमाग या माइंड फ्रेश नहीं हो। ऐसा नहीं होता था कि बुक सामने पड़ी हुई हैं, ऐसे भी मैंने देखे हैं कुछ कलीग्स कि बुक सामने पड़ी हुई हैं, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, पर फिर भी वो सामने रख के बैठे हुए हैं क्योंकि किसी को दिखाना है, मे बी फैमिली को या पेरेंट्स को कि हम पढ़ रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, उससे कुछ रिजल्ट नहीं आएगा और रिजल्ट तभी आएगा जब अपने मन से स्केड्यूल बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। मेरा स्केड्यूल अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने का होता था। हर रोज़ मुझे क्या करना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उसके बाद में कैसे टेस्ट देना है और कैसे उसको रिन्यू करना है, मतलब जैसे वो चीज़ कंप्लीट हो गई, उसके बाद में उसको कैसे आगे लेके जाना है। तो ये स्केड्यूल कम से कम 6 महीने का मेरा एक प्रिपरेशन में चलता था और ये कोशिश होती थी कि वो स्केड्यूल जो है वो फॉलो हो। सो एमबीबीएस की एसपीएम पोस्टिंग जो कि थी सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्टिंग होती है। हमें एक फैमिली अडॉप्ट करने के लिए दी जाती है, मतलब आप अपने कॉलेज के एरिया में किसी फैमिली के पास जाओगे और उस फैमिली को, चाहे उसमें 4 मेंबर हैं, चाहे उसमें 6 मेंबर हैं, उस सबको अडॉप्ट कर लोगे। मतलब उस समय आई वाज़ अराउंड 23, तो उस समय बहुत अजीब-सी बात लगती थी कि मतलब किस फैमिली की हम एक अनजान फैमिली की हेल्प कर रहे हैं या उनको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये एसपीएम की तरफ से एक टास्क होता था कि उस फैमिली की सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपने चेक करनी है, उसको कम कैसे करना है वो उनको बताना है, प्लस उनको एजुकेट करना है कि आगे वो प्रॉब्लम्स नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे पास फैमिली थी, अडॉप्टेड फैमिली, मुझे आज भी उनका नाम याद है, उनका नाम अर्जन सिंह था, हू वाज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली और उनको, जो अर्जन सिंह थे, उनको डायबिटीज़ था, उनको शुगर था। तो उसकी वजह से उनको मैं हर समय ये बताती थी कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे आपने हेल्थ चेंजेस करने हैं और किस तरह से आप डायबिटीज़ रिवर्स कर पाएँगे बिना मेडिसिन्स के, अगर इन केस आप डाइट और अपनी जो फ़िटनेस है उस पे ध्यान दें। अर्जन सिंह जी की एक बेटी थी जिसको था व्हीट एलर्जी, मतलब वो गेहूँ नहीं खा सकती थी और मुझे पता है उस फैमिली के लिए वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। उनको ये समझ में नहीं आता था कि हम बच्चे को क्या दें, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। तो उनको एडुकेट करना कि किस सिचुएशन में किस तरह से आप बच्चे को डाइट दे सकते हो या उस बच्चे को आप क्या डाइट दे सकते हो, आप गेहूँ नहीं दे सकते हो तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, वो सब उनको बताना और 1 हफ्ते में 1 दिन उनके पास जाके 2 से 3 घंटे बिताना सिर्फ़ ये समझने के लिए कि क्या हम कोई इम्पैक्ट उनके ऊपर लेके आए या नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एसपीएम की पोस्टिंग थी। एमबीबीएस करने के बाद में आगे दोबारा से ये क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्या करना है? तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं लड़की हो, सर्जरी वाले बैकग्राउंड में क्यों जाओगी? मेडिसिन ले लो, कोई मेडिसिन वाले या गायनी की ब्रांच ले लो, सर्जरी बैकग्राउंड मत लेना।
तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही पॉइंट था कि मुझे प्लास्टिक सर्जन बनना है। उस समय मुझे ये समझ में आया प्लास्टिक सर्जन बनने के लिए पहले जनरल सर्जन बनना पड़ता है। तो मुझे समझ एक और स्टेप ऐड हो गया। पर फिर मैंने सोचा ठीक है यही रास्ता है, इसी से ही करते हैं। तो सब कुछ भूल-भाल के मैंने सोचा कोई गायनी नहीं लेंगे, कोई मेडिसिन नहीं लेंगे। नो ऑफेंस टू एनी ऑफ दीज़ ब्रांचेज़, सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मुझे एक सर्जिकल ब्रांच ही लेनी है, चाहे उसमें इमरजेंसी हो, चाहे उसमें मेल डोमिनेंस हो, जो भी हो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। और इस हिसाब से मैंने जनरल सर्जरी जो है एक्सेप्ट की। मैंने एक रैंक लिया जो कि पीजी में एग्ज़ाम में मुझे मिला और मैंने जनरल सर्जरी ली सेम उसी कॉलेज में जहाँ से मैंने एमबीबीएस किया था। इस बार भी मुझे यही था कि मुझे तो आगे प्लास्टिक सर्जरी करनी है, सो एनर्जी कंज़र्व करनी है, प्लस मुझे अपने खर्चे कम रखने हैं ताकि मैं आगे अपने आप को सस्टेन कर सकूँ। इसके बाद में जनरल सर्जरी करने के बाद मेरे पास एक नेक्स्ट स्टेज आई एंड दैट वाज़ माय प्लास्टिक सर्जरी। मुझे अभी भी याद है कि प्लास्टिक सर्जरी का एग्ज़ाम देने से पहले, जो कि हम सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम बोलते हैं, वो चंडीगढ़ में सेंटर था। और वो एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले मुझे फ़ोन आया, मेरे कज़न जो मेरे दीदी हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ था एंड शी वाज़ टेकन टू पीजीआई चंडीगढ़। और मैं हिमाचल में थी, मैं हिमाचल से मेरी फैमिली के साथ में पीजीआई में आई। उस रात आई वाज़ देयर इन पीजीआई विद माय कज़न एंड माय फैमिली और लकीली माय सिस्टर वाज़ फाइन, शी रिकवर्ड। और नेक्स्ट डे मैं डायरेक्ट वहाँ से पीजीआई से आई वेंट टू द एग्ज़ाम सेंटर व्हिच वाज़ देयर नियर टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जब एग्ज़ाम सेंटर में गई तो मुझे पता था कि क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे आते हैं, सो आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अच्छा होगा, बट मुझे नहीं पता था कि वो इतना अच्छा होगा। सो दिस टाइम आई रैंक्ड 60 रैंक ऑल इंडिया और मुझे पता था मैं प्लास्टिक सर्जरी ले सकती हूँ जो मेरी ड्रीम ब्रांच थी और उसके साथ में कोई भी कॉलेज ले सकती हूँ इंडिया में, सब कॉलेजेस मेरे लिए ओपन थे। यही मुझे चाहिए था इतने सालों से। और इस बार मैंने चूज़ किया वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली व्हिच इज़ द आर्मी हॉस्पिटल। आर्मी हॉस्पिटल के अलावा मेरे पास बेस्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो कि मेदांता है गुड़गांव और कुछ हॉस्पिटल्स जो कि बहुत अच्छे हैं मुंबई में, सबका ऑप्शन क्लियर था। पर मुझे चाहिए था आर्मी हॉस्पिटल बिकॉज़ यहाँ पे भी एक चैलेंज लेना था। आर्मी हॉस्पिटल में जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो ये 3 साल का कोर्स था जो प्लास्टिक सर्जरी के लिए किया जाता है। इसमें काम करना बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। इससे पहले बिल्कुल सिविलियन थी तो वहाँ एज़ अ सिविलियन ही एंटर हुई थी। वहाँ का डिसिप्लिन और वहाँ की जो मेंटरशिप थी, जो टीचर्स आपको सिखाते हैं, वो मुझे लगता है और कहीं भी नहीं सिखाते। इतनी अच्छी टीचिंग थी। पर उसके साथ में ही कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो बहुत ही डिफरेंट थे आर्मी हॉस्पिटल के। सबसे पहले उन लोगों से मिलते थे जो कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे और जो जिनको चोट लगी और वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आए हैं। उन सोल्जर्स को देख के ऐसे लगता था कि हमारी ज़िंदगी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को उस वॉर ज़ोन में जाने के लिए कहा जाता था, जहाँ पे शायद सैकड़ों गोलियाँ चल रही हैं और फिर भी वो डरते नहीं थे सिर्फ़ इस जज़्बे की वजह से कि हमें भी शायद कुछ न कुछ पुरस्कार मिलेगा या हम ब्रेवरी अपनी प्रूव करेंगे और इस वजह से वो कभी भी पीछे नहीं हटते थे। वो जो जज़्बा था, चाहे वो उस समय घायल होते थे, पर वो जज़्बा जो है वो देख के बहुत हिम्मत मिलती थी। और आज भी मेरे साथ में कुछ ऐसे पेशेंट्स जो मैंने उस समय ट्रीट किए थे, वो आज भी कॉन्टैक्ट में हैं। कुछ लोगों ने उसमें ब्रेवरी अवार्ड्स भी जीते और कुछ लोग जो हैं वो इस तरह से वुंडेड हुए, इस तरह से ज़ख्मी हुए कि उनको आर्मी छोड़ के उनको जो है बाहर सिविल लाइफ़ में आना पड़ा। उसी के साथ आर्मी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जैसे कि प्रणब मुखर्जी सर हु वाज़ देयर, एक्स प्रेसिडेंट, जिनको एक छोटी-सी बर्न इंजरी हुई थी अपने हाथ में एंड ही वाज़ देयर इन इन द डिपार्टमेंट। एक स्पेशल रूम में उनको साथ में प्लास्टिक सर्जरी के साथ रखा गया था और ही वाज़ वेरी हम्बल। और जब भी हम ड्रेसिंग करने के लिए जाते थे, मैं एज़ अ स्टूडेंट भी जाती थी और मेरे टीचर्स, तो वो बहुत ही पोलाइटली और बहुत, चाहे वो मुझे मैं पता था कि उनको पेन होती है, पर फिर भी वो बहुत पोलाइटली वो सब ड्रेसिंग्स और वो करवाते थे एंड इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इसके अलावा कुछ ऐसे सोल्जर्स भी आते थे जो कि एवरेस्ट से, सियाचिन ग्लेशियर से और इस तरह से हमारे पास शिफ्ट होते थे बिकॉज़ ऑफ दी, जिसे बोलते हैं चिलबेन्स और ये जो उँगलियाँ हैं या पाँव की उँगलियाँ या हाथ की जो है वो ब्लैक हो जाती हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो। तो उसकी वजह से वो फ्लाई करके उनको हेलीकॉप्टर से या स्पेशल फ्लाइट से उनको दिल्ली में लेके आया जाता था और वहाँ उनका ट्रीटमेंट होता था। अपनी आर्मी हॉस्पिटल जो है उसमें तिब्बती सोल्जर्स और अफ़गान सोल्जर्स भी ट्रीट किए जाते हैं और इनके लिए एक स्पेशल परमिशन है जिसके लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन गवर्नमेंट से हमारा टाई अप है। मेडिकल प्रोफ़ेशन हर समय इतना अच्छा और इतना एन्जॉयबल भी नहीं होता।
इसके कुछ कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी आपको समझने चाहिए, जो कि थोड़े गड़बड़ कह सकते हैं, या कुछ जिनके बारे में आपको पहले सतर्क रहना चाहिए। सबसे पहली बात, जो सर्जरी ब्रांचेस हैं, उसमें जो मेल डोमिनेंस है वो पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी धीरे-धीरे कम हो गई है। बट मेल सर्जन्स प्रेफ़र करते थे यूजुअली एक अपने जूनियर्स को सिखाना जो कि लड़के हैं। इसमें उसकी उनकी गलती नहीं थी, वो इसलिए बायस था क्योंकि वो पर्सनल बायस है कि बाहर पार्टी साथ में करेंगे, बाहर खाएँगे, पिएँगे, तो उस तरह से वो जेलिन हो जाते थे कि वो अपने जूनियर मेल्स को ही ज़्यादा सिखाते थे। और फीमेल्स के बारे में जब बात आती थी, जब मैंने जॉइन किया एमएस सर्जरी, तो उस समय मैं पूरे डिपार्टमेंट में, जो कि 10 का डिपार्टमेंट था, उसमें एक ही फीमेल सर्जन थी। सो ऑब्वियसली ये थोड़ा-सा जिसे बोलते हैं एक गैप होता था। कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो कि एक फादरली फिगर की तरह होते थे, वो बहुत ज़्यादा समझाते थे, अच्छे से रखते थे और आपको एक सजेशन और लर्निंग कर्व आपका बेटर करते थे। और कुछ ऐसे टीचर्स भी होते थे जिनसे आप थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलते थे और आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं उन सिचुएशन में, जहाँ आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी लगती है। दूसरी एक और डार्क रियलिटी है मेडिकल फील्ड की, वो है कि जब लोग आते हैं हमारे पास में और हम उनको बोलते हैं कि इस समय सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है। सपोज़ कि किसी के पेट की आंतड़ी जो है वो फट गई है और हम उनको ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस समय इनका एडमिशन नहीं करवाएँगे, तो आगे ये शॉक में जा सकते हैं या इनकी डेथ भी हो सकती है। तो उस समय पेरेंट्स तो उस समय जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, उनको लगता है कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, पेट तो इतना फूला लग नहीं रहा, नॉर्मल लग रहा है, तो हम घर ले जाते हैं। होता क्या है कि 12 घंटे के बाद, 15 घंटे के बाद वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है बॉडी और वो इस तरह सिचुएशन में पहुँच जाती है कि उनको अब रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में कभी-कभी ऐसा हुआ कि पेशेंट्स हमारे पास दोबारा आए और जब हमने कहा कि अब ये एक तरह से नियर डेथ एक्सपीरियंस होगा या सर्जरी में रिस्क होगा, तो वो सारा का सारा जो गुस्सा है वो हमारे ऊपर निकलता है। वो सारा का सारा गुस्सा जो है, वो हमारे ऊपर निकलता है। उस समय जो स्टाफ वहाँ पे है, उसको ये हैंडल करना पड़ता है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, मेल हो, फीमेल हो, डज़न्ट मैटर। और इस सारी सिचुएशन की वजह से हमारे ही कॉलेज में मुझे याद है कि अराउंड 2012 या 13 के अराउंड बाउंसर्स रखे गए थे इमरजेंसी में, ताकि ये सिचुएशंस ना आएँ और डॉक्टर्स के ऊपर हमले ना हो। तो इन सिच ये है एक तरह से जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारे फ़ील्ड के। एज़ अ फीमेल जब आप मेडिकल फ़ील्ड में होते हैं और पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर होता है फैमिली और सोसाइटी का भी, और ये मेरे पे भी हुआ था। सो फैमिलीज़ जो है, ये कहती रहती है अभी उम्र हो गई, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अब तुम अपना ड्रीम है ये बहुत लंबा है बिकॉज़ मेडिकल फ़ील्ड में काफ़ी साल लग जाते हैं, तो उसको छोड़ दो और अपनी शादी के ऊपर फ़ोकस करो। तो ये सब सिचुएशंस आती हैं। लकीली मेरे पेरेंट्स जो है वो इस तरह के नहीं थे, तो उन्होंने मुझे इस प्रेशर से बचाया। बट येस, 99% ऑफ द फीमेल्स दे गो थ्रू दिस सिचुएशन, जहाँ उनके ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है कि आप अभी एमबीबीएस कर चुके हो, एमएस करने जा रहे हो या आगे की पढ़ाई करें वो बाद में करना, और पहले शादी करो और जिसे बोलते हैं वो सेटल डाउन हो जाओ, और उसके बाद में आगे की जो सिचुएशंस है, पढ़ाई है, वो देख लेना जब शादी के बाद जो भी आपके फैमिली, पेरेंट्स, इन-लॉज़, हस्बैंड्स अलाउ करेंगे। तो बीइंग अ फीमेल ये हर किसी को सुनना पड़ता है, 99% जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको सुनना पड़ता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, कि अभी टाइम हो गया है और शादी कर लीजिए। मेरे बैच में तकरीबन 5% ऐसे, 150 का बैच था हमारा, उसमें से तकरीबन 5% ऐसी लड़कियाँ थी, जिनके एमबीबीएस के टाइम पे या तो रिश्ते पक्के हो गए थे या उनकी शादी हो गई थी। और ये सिचुएशन जो है जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है और ये पीएमटी, पीजी, नेक्स्ट आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं, ये प्रेशर जो है वो बढ़ता रहता है। और इस वजह से काफ़ी फीमेल्स जो हैं डॉक्टर्स, जो मेरी फ्रेंड्स होती थी, कलीग्स, वो परेशान भी होती थी क्योंकि एक तरफ है कि फैमिली भी सँभालनी पड़ेगी, दूसरी तरफ है अपना करियर परस्यू करना है और दोनों के बीच में एक चॉइस करना है, वो बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशल इस स्टेज पे, यंग स्टेज पे जहाँ आप डेवलप करना चाहते हो अपने स्किल्स को। क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल में 3 साल मैंने ट्रेनिंग ली और मैंने पढ़ाई की। तो उसके बाद में मुझे ये समझ में आया कि प्लास्टिक सर्जरी जो है वो सिर्फ़ एस्थेटिक्स और एक सुंदर बनाने के लिए, या आप कह लीजिए जो इस समय मीडिया में बताया जा रहा है, वो नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी इज़ अ होल ब्रांच जिसमें कि कुछ कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि चोट लग गई और वो जो पर्टिकुलर एरिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल फेस है, आर्म है, लेग है, कुछ भी, और उसको चोट लग गई तो उसको वापस से रिस्टोर कैसे करना है, उसको बैक टू नॉर्मल शेप और दिखने में कैसे करना है, वो जो है प्लास्टिक सर्जरी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके साथ में प्लास्टिक सर्जरी का एक सेकंड कंपोनेंट है,
जो है कंजेनिटल डिफेक्ट्स, मतलब कि जो जन्मजात बच्चों में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि उंगलियां जो है वो ज़्यादा हैं, उंगलियां मुड़ी हुई हैं या फिर ऐसे चिपकी हुई हैं, अ, या कान जो है वो बने नहीं हैं, या कभी-कभी बहुत ब्लैक बड़े धब्बे होते हैं स्किन के ऊपर जिनको हम नीवस बोलते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी प्लास्टिक सर्जरी का ही पार्ट है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लास्टिक सर्जरी का, वो है ऑन्को रिकंस्ट्रक्शन, मतलब जिनमें कैंसर सर्जरीज होती हैं और वो जो कैंसर है उसको निकाला जाता है तो उसको बेसिकली दोबारा से भरना कैसे है, वो एस्पेक्ट जो है वो भी प्लास्टिक सर्जरी ही कवर करता है। उसके अलावा नर्व इंजरीज जो है वो प्लास्टिक सर्जरी कवर करता है, और एस्थेटिक कंपोनेंट जो है वो भी एक पार्ट है प्लास्टिक सर्जरी का, बट इट इज़ नॉट द होल ऑफ इट। मेरे पास एज़ अ प्लास्टिक सर्जन बहुत लोग आते हैं ये पूछने के लिए कि मेरा एक एग्ज़ाम्पल है कि मेरे पास एक कोई मेल आया, हू वाज़ 25 ईयर ओल्ड लड़का, और उसने मुझे कहा कि मेरी नाक जो है वो टेढ़ी हो गई है, और टेढ़ी है ऐसे ही, तो उसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। अब दिस आई नो एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर और एज़ अ प्लास्टिक सर्जन आई अंडरस्टैंड कि इसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व्ड है। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो है वो हमेशा इन लोगों की करनी होती है, और उसके बाद में एक एस्पेक्ट समझाना ज़रूरी होता है कि इसके साथ में आपकी शक्ल बेटर हो सकती है, बट अगर ये आप सोचो कि आप सर्जरी करवाएंगे और इसके साथ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये तब होगा अगर आप इसको अंदर से कॉन्फिडेंट हो तो। अगर आप इससे कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हो, तो आपको ये सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। अगर आप इससे कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और आप बेटर करते हैं अपनी लाइफ में, तो ज़रूर आपको ये सर्जरी करवानी चाहिए। और लकीली उसकी जब राइनोप्लास्टी हुई, नोज़ जॉब हुई, तो उसके तकरीबन 6 महीने के बाद उसकी शादी हो गई। उनको ऐसे लगता है कि शायद वो नोज़ जॉब का ही कुछ चमत्कार है, बट बेसिकली ये साइकोलॉजी है। उसके अलावा एक और कंपोनेंट है जो कि प्लास्टिक सर्जरी में बहुत बार कहा जाता है, और वो ये है कि अ, हमारे कुछ ऐसे ब्रांचेज़ हैं, हमारी कुछ ऐसे फ़ील्ड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडलिंग इंडस्ट्री है, एक्ट्रेसेस हैं, अपने केबिन क्रूज़ हैं, इन लोगों को बहुत ही अच्छा दिखना होता है। नो डाउट अगर इन केस इनका फेस अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं, बॉडी अच्छी है, तो इनको एक एडवांटेज मिलता है व्हेन दे अप्लाई फॉर द जॉब्स, और ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इन लोगों को मैं बोलती हूँ, इन कुछ ऐसे ट्रीट बिट किए हैं मैंने, इन लोगों को प्लास्टिक सर्जरी का एडवांटेज ज़रूर होता है, बट डेफ़िनेटली एक रूल हर किसी पे लागू नहीं होता। हर किसी की एक अपनी चॉइस है, उसका एक करियर डिमांड है, और उसके हिसाब से ही प्लास्टिक सर्जरी ऑप्ट करना चाहिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि प्लास्टिक सर्जन है, उनके पास ही जाके ये क्वेश्चंस पूछिए। इन चीज़ों को ज़्यादा गूगल पे और इस चीज़ से जान के और अपने आप पे अप्लाई नहीं कीजिए। यू शुड मीट अ प्लास्टिक सर्जन पर्सनली and discuss these things. As a plastic surgeon, you can earn approximately, it starts with 3 लाख अगर आप फ्रेशर हैं तो, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आप मेट्रो सिटी में हैं, अच्छे हॉस्पिटल से लिंक्ड हैं, यू कैन अर्न अप टू 8 लाख और 9 लाख पर मंथ। ये एक प्लास्टिक सर्जरी का स्कोप है। और उसके अलावा अगर इनकेस आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मल्टीपल हॉस्पिटल से लिंक्ड हैं, तो कुछ-कुछ लोग 10 लाख भी कमा सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स यू आर कनेक्टेड विद एंड योर स्किल सेट, आपका कितना स्किल सेट है उसके हिसाब से। सो सब एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बता देती हूँ कि अगर मैं इस तरह के बैकग्राउंड से निकल के और उसके बाद में अपनी पढ़ाई और फैमिली सपोर्ट के साथ में अगर प्लास्टिक सर्जन बन सकती हूँ, तो आप भी बन सकते हैं। जस्ट गो फॉर इट, फोकस ऑन योर टारगेट, रोज़ के रोज़ उस पे मेहनत कीजिए और आप अपना टारगेट ज़रूर अचीव कर लेंगे। और येस, एक स्पेशल मैसेज जेन ज़ी जनरेशन के लिए वो ये है कि डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो कम रखिए। जितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगे उतने ही आप अपने रास्ते से भटक जाएँगे। डिस्ट्रैक्शंस कम रख के अपने एम पे फोकस रखिए।